वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। तो हम अपने एंशियंट हिस्ट्री की इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कालसी शिलालेखों का संबंध किस शासक से है? वह है। तो आपसे आप पूछ रहा है कि यूकेपीएससी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एक तो कालसी शिलालेख है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो एक कालसी शिलालेख है ये प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो आप जानते हैं उत्तराखंड क्षेत्र में कालसी शिलालेख आपको देहरादून में देखने को मिलता है। और अगर पूछा जाए किस शासक से संबंधित है तो आप आंसर करते हैं अशोक। एंड जो इसका राइट आंसर रहेगा वह है ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या क्या है? अब तीर्थों से यहाँ पे तात्पर्य जो आपसे कहा जा रहा है, अगर आपसे अर्थशास्त्र कह रहा है तो आप जानते हैं मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देगा। और हम कहते हैं कि भाई जो तीर्थ यहाँ पे कहा जा रहा है ये आपके प्रधान अधिकारियों के उल्लेख कर रहा है, यानी उस समय के जो पदाधिकारी हैं उनकी संख्या आपसे पूछ रहा है। और जिसका राइट आंसर रहेगा वह है ऑप्शन सी 18। हम कहते हैं कि भाई जो आपका मौर्यकाल है उसमें पदाधिकारियों को 18 संख्या बताई गई है और जिन्हें संबोधित किया जाता है तीर्थों के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आप जानते हैं अंगुत्तर निकाय राइट आंसर रहेगा। हम कहते हैं इसके अंतर्गत आपको 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है जो अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक आपके फैले हुए आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें हम कहते हैं अवंती, काशी, चेदी, मगध, कुरु, अस्मक, वज्जी। इस प्रकार से बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे जिसमें आप कंबोज, गांधार, पांचाल, इस प्रकार के बहुत सारे नाम आप लोग सुनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? अब आप जानते हैं कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल में राजकीय भूमि का राजस्व ही आपका सीता कहलाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? अब यहाँ पे आपसे सातवाहन वंश के बारे में पूछना चाह रहा है और आप जानते हैं सातवाहन वंश का जो शासक है वो है आपका सिमुक। हम अगर बात करें प्रतापी शासक सातवाहनों का, गौतमी पुत्र सातकर्णी हम कहते हैं, तो यहाँ पे दो नाम याद रखिएगा, एक तो संस्थापक सिमुक का नाम और दूसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? अब आप जानते हैं कि जो अशोक है, अशोक का संबंध भी मौर्य काल से रहा हुआ है और इसके जो समकालीन शासक हैं वो हैं आपके टॉलमी द्वितीय, या आप कहते हैं टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी क्या कहलाता था? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत यहाँ पे पूछे जाते हैं और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिपीट होते हैं। इनका रिवीजन भी आपका काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो जो प्रशासन संबंधित चीज़ें हैं एग्ज़ाम में एकदम से क्लिक नहीं करती हैं माइंड में। तो इस चीज़ को आप एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा कि मौर्य काल का एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल है इसमें जो राजकोष है, राजकोष का शीर्ष अधिकारी कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हम कहते हैं सन्निधाता का संबंध इससे माना जाता है। अब अगर हम समाहर्ता की बात करें तो ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है और जो समाहर्ता है इसका संबंध है आपके राजस्व से। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर दोवारिक के बारे में पूछे तो अगर दोवारिक से आपसे कभी पूछा जाता है तो अधिकांश तो महलों का सुरक्षाकर्ता या आप कहते हैं द्वारपाल के रूप में से जाना जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैलता है? तो याद रखिएगा जो जैन धर्म को संरक्षण दे रहा है और जैन धर्म का भी विकास जिसके समय हो रहा है तो वो है आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से
कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो याद रखना इन सभी में सबसे जो पुराना है वह है आपका मौर्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतमी पुत्र सातकर्णी, अभी हमने थोड़ी देर पूर्व ही एक शासक सिमुक का नाम सुना था और वहाँ पे देखा था सातवाहन वंश के बारे में, और वहाँ पे भी हमने रिपीट किया था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध इस वंश से है और जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? अब ये दो बार आपका रिपीट हो गया है, तो आप जानते हैं इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपसे पूछा जा रहा है वो नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिसेन की मानी जाती है, जूनागढ़ अभिलेख भी रुद्रदामन से संबंधित है, जो भीतरी अभिलेख है ये पुलकेशन द्वितीय संबंधित नहीं है, ये इसका संबंध आपके स्कंदगुप्त से है। और अगर आपसे पूछा जाए पुलकेशन द्वितीय का संबंध किससे है तो याद रखना ऐहोल अभिलेख से इसका संबंध माना जाता है जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। और अगर हम कहते हैं धौली अभिलेख का संबंध भी अशोक से है, यानी यहाँ पे ए बी डी सही रहेंगे और ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब किसकी हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग है अपने शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर रहा है? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है उसे पराजित कर कर भारत में शुंग वंश की स्थापना होती है और जो ब्राह्मणवादी वंश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बृहदत्त। इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग के शासक खालवेल की उपलब्धियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो इस चीज को याद रखना, हम जानते हैं ऑप्शन बी आपके हाथी गुम्फा अभिलेख आपके कलिंग शासक खालवेल की जानकारी देता है और उसकी राजधानी कलिंग की भी जानकारी प्रदान करता है कि किस प्रकार से कलिंग का पुनर्निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से एक प्रतापी साम्राज्य के रूप में कलिंग में स्थापित होता है आपकी खालवेल का शासन। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान विद्वान अश्वघोष का संबंध किस शासक से है? तो इस चीज को भी याद रखना, जो अश्वघोष हैं इनका जो संबंध माना जाता है वह है आपके कनिष्क से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब आप जानते हैं कि जो अश्वघोष हैं इन्होंने ही बुद्ध चरित्र की रचना की है। अब याद रखना हर्ष चरित्र जो है वो बाणभट्ट और जो बुद्ध चरित्र है वो याद रखिएगा आपके अश्वघोष, और जिनका संबंध किससे है भैया? आपके कनिष्क से। और कनिष्क का संबंध किससे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कुषाणों से। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इनकी अगर हम कोई और रचना की बात करें अश्वघोष की, एक तो हम देखा बुद्ध चरित्र और दूसरा हम कहते हैं सौंदरानंद करके एक इनका अन्य ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? अब देखिए यहां पर जो भी आपके नाम दिए हुए हैं तुषासस्प, पर्णदत्त, पुष्यगुप्त और चक्रपालित, इसमें से पर्णदत्त को छोड़कर हर किसी का संबंध सुदर्शन झील से रहा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि अगर सिंपल अगर आपसे कभी पूछे कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने कराया, तो आप जानते हैं पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया था। और किसके आदेश पर कराया? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। बट थोड़ा सा इसमें अन्य कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात किस समय इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है, तो वह है आपका अशोक, और अशोक के समय इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति है दुशासन। अगर फिर हम बात करें कि इसके पश्चात किसके समय इसका निर्माण या पुनर्निर्माण कराया जाता है, तो हम कहते हैं उसको है आपका शक शासक रुद्रदामन। और हम कहते हैं कि रुद्रदामन के समय सुविशाख एक व्यक्ति है, सुविशाख, उसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और लास्ट हम देखते हैं स्कंदगुप्त, और जो स्कंदगुप्त है स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा और उस समय जो निर्माण करने वाला व्यक्ति है वह है आपका चक्रपालित।
तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, पर्णदत्त को छोड़कर सभी का संबंध सुदर्शन झील से आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया जाता है? आप जानते हैं कि जो सिल्क मार्ग है, यह सिल्क मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग था, जो मध्य एशिया से गुजरने वाला एक व्यापारिक मार्ग के रूप में भी आप लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि भाई कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क है, कनिष्क के द्वारा इस सिल्क मार्ग पर अधिकार कर लिया जाता है और भारतीयों के लिए भी इसे प्रारंभ कर दिया जाता है, या यहाँ पे अधिकार कर भारतीयों के लिए इसे खोल दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक शहर भी बसाया जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन सी। हम जानते हैं भाई, अभी हमने कुषाण वंश के बारे में पढ़ा है, अगर सिल्क मार्ग पर अधिकार है तो आप जानते हैं सर्वाधिक सीमा भी विस्तार आपको किसके देखने को मिलेगी? कुषाण वंश की ही देखने को मिलेगी। हम कहते हैं कि भाई भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भूभाग तक पूर्ण रूप से अधिकार किसका था? कुषाण वंश का आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए, यहाँ पे दो बंदरगाह दिए हुए हैं। एक है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति और दूसरा है भरूकच्छ या भारूकच्छ। ये दोनों ही आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे यहाँ पर जो बात कही जा रही है, कभी भी अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी भारत का, तो आपने आंसर करना है भारूकच्छ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वह है ऑप्शन डी। अब अगर बाई डिफॉल्ट कभी भी आपसे इस क्वेश्चन को अगर चेंज कर देता है और पूछता है पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, उसे आप कहेंगे ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई जो यह बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है और जो भरूकच्छ है आपको गुजरात क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ऐसा ही आप कहेंगे सोपारा बंदरगाह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं आपके एंशियंट हिस्ट्री के, जो आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटस कहा गया है? तो याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर है वह है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के नाम से भी जाना जाता है और विलियम जोन्स के द्वारा इसकी पहचान इस नाम के रूप में की जाती है। तो विलियम जोन्स और जस्टिन दोनों का ही नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा और इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? अब ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा गया है और जो इसका राइट आंसर रहेगा वह है आपका कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी। आप जानते हैं कृष्ण प्रथम, जिसका संबंध राष्ट्रकूट वंश से है, इसके द्वारा आपके एलोरा मंदिर का निर्माण कराया जाता है, जो द्रविड़ स्थापत्य कला में बनाया हुआ मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, आप कहते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपके स्थित है, तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? अब फिर आपसे मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि युद्ध के समय लिया जाने वाला जो कर है वह है आपका प्रणयम, यानी भाई जो इसका राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन ए। अब युद्ध ना बोलकर यहाँ पे इसे चेंज कर दिया है आपातकालीन कर। अब आपातकालीन जो कंडीशंस हैं वो अधिकांशतः युद्ध के समय ही रखती हैं और हम जानते हैं कि भाई युद्ध के समय जो लिया जाने वाला कर है या आपातकालीन कर है वही आपका मौर्य काल में प्रणयम कहलाता था। जैसे आप जानते हैं कि मौर्य काल में आप एक कर जानते हैं बलि, जो राजस्व कर है उसे आप बलि कहा करते थे, जो नकद कर लिया जाता था उसे आप हिरण्य कहा करते थे, और भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर जो आप कहते हैं उसे आप रज्जु के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं बेगार विष्टि। आप जानते हैं मौर्य काल में विष्टि
शब्द का प्रयोग बेगार के लिए किया जाता है, ऐसा भी आपसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत डैश क्षत्रप काल में सोने डैश चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? ठीक है, आपसे रेशियो पूछ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन सत क्षत्रप। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन सी 1:35। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्कों के अनुपात से लेकर ऐसे ही चलकर अभी आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पे शेरशाह के काल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे सोने चांदी के सिक्कों की बात कही है तो थोड़े से कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हिंदू। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले पूछे जाए तो आप कहेंगे गुप्त, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले अगर पूछे जाएं तो आपको आंसर करना है कुषाण। ठीक, तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आप जानते हैं कि सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है वो तक्षशिला है, और जो वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है रावलपिंडी, जिस नाम से आप क्षेत्र को जानते हैं। अगर हम बात कहें कि भाई यहाँ से जो पढ़े हुए व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति जिसे हम कहते हैं पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त और आपका जीवक। अब जीवक का संबंध कैसे है भाई? हम जानते हैं कि एक शासक आता है बिंबिसार, उसका ही राज्यवैद कौन था भाई? आपका जीवक। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।